ही का नाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और हम रोज की तरह हाजिर हैं आपकी जेब से जुड़ी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के और उनका असर किस तरीके से होता है हमारी जेब पर, देश की अर्थव्यवस्था पर, उसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ हर रोज़ की तरह मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी मौजूद हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको ये बता देते हैं ऑन द शो के जरिए कि हम आपको क्या कुछ बताने वाले हैं, क्या कुछ दिखाने वाले हैं आज के इस कार्यक्रम में। तो ऑन द शो पर नजर डालते हैं, क्या और बढ़ेगी चीन की घुसपैठ। जी हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है और मामला सीमा का नहीं है, लेकिन किस तरीके से चीन की घुसपैठ बढ़ रही है डिटेल में आपको बताएंगे। वर्ल्ड बैंक को आखिर में किस बात का डर लग रहा है, ये भी आज के कार्यक्रम का हिस्सा होगा और महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर भी है। आ गया है कुदरत की वसूली का बिल, क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, थोड़ी देर में आपके सामने पूरी खबर डिटेल विश्लेषण के साथ आने वाली है। और क्या आने वाली है गारंटीड पेंशन, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, वो भी आपको डिटेल में आपसे थोड़ी देर में पता लगेगा। और क्या अब अस्थायी नौकरियों पर भी बन रहा है खतरा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है और इसका आपके लिए जानना बहुत बेहद ज़रूरी है। और आखिर में मनी 9 का सर्वे, परिवारों का सबसे बड़ा खौफ, क्या है परिवारों का सबसे बड़ा खौफ। मनी 9 के सर्वे में बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े निकल करके आए हैं और आपके लिए भी जानने बेहद ज़रूरी है। तो अगले पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ बने रहिए। और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जलाशयों में घटे पानी के स्तर को लेकर के और बरसात की कमी की वजह से इस साल रबी सीजन में पैदा होने वाले प्याज की खेती में कमी देखी जा रही है, जिस वजह से प्याज की उपज घटने की आशंका है और आगे चलकर इसकी वजह से प्याज की महंगाई भड़क सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रबी प्याज की खेती पिछले साल के मुकाबले करीब 10% कम रहने की आशंका है। साल भर के दौरान देश में जितना प्याज पैदा होता है उसकी करीब 70% उपज रबी सीजन में ही होती है। ऐसे में खेती में कमी की वजह से प्याज की महंगाई बढ़ने की आशंका फिर से जताई जा रही है। सर, क्या सब्जियों की महंगाई को लेकर के फिर से चिंता सताने लगी है? हाँ, रिजर्व बैंक की तरफ से इस बात के संकेत हैं और अब महंगाई को समझने और नापने के कई सारे और नए तरीके हैं जिनके जरिए मॉनेटरी अथॉरिटी यानी आरबीआई और बाकी एजेंसियां उसे करीब से परख रही हैं और जो नए आंकड़े और सूचनाएं आई वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आमतौर पर महंगाई में को नापते समय, महंगाई की चर्चा करते समय विपुल जी, महंगाई से ज़्यादा महंगाई का नाम बुरा होता है और उससे भी ज़्यादा बुरी होती है महंगाई की संभावना। रिजर्व बैंक या कोई भी दुनिया की मॉनेटरी अथॉरिटी महंगाई को नियंत्रित करने के उपायों में महंगाई कभी नियंत्रित नहीं कर पाती, महंगाई बढ़ने की संभावना को नियंत्रित करती है। क्योंकि जितनी संभावना रहेगी महंगाई बढ़ती रहेगी, कीमतें उतनी बढ़ती रहेंगी, जिसको कि अंग्रेजी में मॉनेटरी भाषा में मॉनेटरी इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस कहते हैं। अभी हाल में क्रिसिल ने एक आंकड़ा जारी किया जिसने ये बताया कि अगर गूगल ट्रेंड्स पर सर्च के आधार पर देखा जाए तो टोमेटो की, ओनियन की और पोटैटो के प्राइसेस को लेकर सबसे ज़्यादा सर्च दिखाई दे रहे हैं और इस बात का इशारा कर रहा है कि लोग इन सब्जियों की बढ़ती महंगाई की संभावना को तलाश रहे हैं या उनको दिख रहा है कि इसकी महंगाई प्रभावित कर रही है। अब ऑनलाइन परचेज के जरिए, क्विक कॉमर्स के जरिए और जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनसे भी जो परचेज और शॉपिंग और सर्च हो रही है उसके बेस पर भी ये जाना जा सकता है कि महंगाई को अगली बड़ी चुनौती सब्जियों की कीमत से मिलने वाली है। और इधर रबी के आंकड़े आपको विपुल ने बताया कि ओनियन एक महत्वपूर्ण सब्जी है जो रबी के इम्पॉर्टेंट क्रॉप भी है और उस पर भी के उत्पादन में कमी की आशंका है। रिजर्व बैंक के लिए आने वाले 3-4 महीनों में सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि अगर वेजीज की महंगाई दोबारा लौटती है तो अनाज की महंगाई के साथ मिलकर वापस फिर 6% से ऊपर और 6 से 7% के बीच का स्तर फिर महंगाई छू सकती है। ये बड़ी चिंता जो है वो सरकार के लिए भी होगी और आम आदमियों के लिए तो होगी। चीन की स्मार्टफोन कंपनियों ने भारतीय बाजार में अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को पहले से दोगुने मार्जिन देने शुरू कर दिए हैं। दिसंबर तिमाही के लिए Xiaomi और Realme ने मार्जिन को बढ़ा करके 8 से 11% कर दिया है। इससे पहले सितंबर तिमाही तक 4% तक ही मार्जिन दिए जा रहे थे। चीन कंपनी ओप्पो और वीवो ने तो त्योहारी सीजन के दौरान 16 से 18% तक मार्जिन दिए हैं। रिटेलर्स के लिए चीन की मोबाइल कंपनियों की तरफ से दिए जा रहे मार्जिन सैमसंग और एप्पल से काफ़ी ज़्यादा है। सर, इससे क्या स्मार्टफोन सस्ते होंगे क्या?
भारतीय बाजार में चीन की कंपनियां अब फिर से आक्रामक हो गई हैं। एक तरफ हम ये खबरें सुन रहे हैं कि चीन की कंपनियों के कामकाज पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी जांच चल रही है, और दूसरी तरफ भारतीय बाजार में चीन की कंपनियों को ये महसूस हो रहा है कि जो मिड साइज और सस्ते स्मार्टफोन का बाजार है, उस बाजार में ग्राहकों को नए और बेहतर विकल्प चाहिए, और इसलिए एक नई कंपनी भी आई जिसके बारे में पिछली बार आपको बताया था। और ये एक नई आक्रामक स्ट्रेटेजी है जिसमें चीन की कंपनियां बाजार के और भीतर घुसपैठ कर रही हैं और इसके लिए डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के नेटवर्क को आधार बना रही। आपको ये पता होगा कि चीन की कंपनियों के पास अपने प्रोडक्ट सस्ते करने के लिए और प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट देने के लिए किसी भी दूसरी कंपनी से ज़्यादा बड़ी फाइनेंशियल पावर होती है, क्योंकि चीन की कंपनियां बैंक से फिनांस्ड होती हैं, चीन के पास फंड्स होते हैं और वो कंपनियां उस फंड्स की ताकत का इस्तेमाल करके भारतीय बाजार में और गहरे बैठने की कोशिश कर रही हैं, खासतौर से डीलर नेटवर्क को लेकर। इसलिए दिलचस्प होगा देखना कि आने वाले कुछ महीनों में आपको वीवो के, ओप्पो के स्मार्टफोन सस्ते होंगे कितने तो पता नहीं है, लेकिन कंपटीशन जरूर बढ़ेगा, क्योंकि डीलर्स शायद अपने स्तर पर फ़ोन को बेचने की, बढ़ाने की और सेल्स पुश करने की कोशिश करेंगे। और इधर वैश्विक ग्रोथ को लेकर के विश्व बैंक के अनुमान में कहा गया है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था 30 वर्षों में सबसे खराब आधे दशक की तरफ बढ़ रही है। विश्व बैंक ने कहा कि 2024 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था की ग्रोथ लगातार तीसरे साल घटेगी और घट करके 2.4% पर आ सकती है। 2023 के दौरान ग्लोबल आर्थिक ग्रोथ 2.6% रहने का अनुमान है। हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बावजूद विश्व बैंक ने भारत के ग्रोथ अनुमान में किसी तरह की कटौती नहीं की है। विश्व बैंक ने 2024 में भारत की ग्रोथ 6.3% और 2025 में 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। सर, ये जो आशंकाएं विश्व बैंक की तरफ से जाहिर की गई हैं, ये किस तरफ इशारा कर रही हैं? इन आंकड़ों को हम करीब से देखें और उसके साथ इस रोशनी में भारत को देखें तो समझना जरूरी है कि साल की शुरुआत है और अगले 2 साल कैसे बीतने वाले हैं। पहली चीज़ तो है कि विश्व बैंक के अपने आंकड़ों में अगर आप इस 2024 के आकलन को देखें, क्योंकि इसमें जब 2024 की बात विश्व बैंक करता है तो कैलेंडर ईयर की बात करता है, जनवरी से दिसंबर तक की। भारत के लिए वित्त वर्ष मार्च में खत्म होता है, तो भारत के लिए अगले वित्त वर्ष का, इस कैलेंडर ईयर का एक बड़ा हिस्सा अगले वित्त वर्ष की गणना में शामिल हो जाता है। लेकिन जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं, उनकी परिस्थिति विश्व बैंक को डामाडोल नजर आ रही है। अमेरिका, जिसकी अर्थव्यवस्था में इस साल की विकास दर 2023 की विकास दर 2.5% थी, विश्व बैंक का अनुमान है कि वो घटकर 1.6% आ जाएगी। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अमेरिका में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन का, रिसेशन का या माइल्ड स्लोडाउन का खतरा है और वो खतरा रेखांकित होकर आंकड़ों में आने लगा है। यूरो एरिया की ग्रोथ रेट लगभग वैसी ही रहने वाली, 1% भी नहीं बढ़ने वाली, 1% पर पहुंचने की संभावना नहीं है। जापान की आर्थिक विकास दर पिछले साल से आधी रह जाएगी, 2023 से 2024 में आधी रह जाएगी, 1.8% से 1% से नीचे आ जाएगी, 0.9%। चाइना सबसे बड़ा शाकर है, 5.2% की जगह 4.5% की आर्थिक विकास दर है। कई दशकों के बाद, सुधारों के बाद, 80 के बाद चीन की आर्थिक विकास दर 5% से नीचे आ रही है और ये दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता की वजह है। रूस, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की अर्थव्यवस्थाओं में भी गिरावट दिखाई दे रही। तो 2023 की तुलना में 2024 ज़्यादा खराब रहने वाला है आर्थिक विकास दर के हिसाब से, और इसीलिए विश्व बैंक ने अपने ओवरऑल अनुमान को भी 2.6% से घटाकर 2.4% कर दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लगभग स्थिति वैसी ही रहने वाली है, 6.4-6.5% में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। हम जिस स्थिति में थे भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो में वैसी ही बढ़ोतरी दिखाई देने वाली। ये की पूरी तस्वीर दुनिया की अर्थव्यवस्था में 2023 में हल्की फुल्की मंदी की तरफ इशारा कर रही है, और ख़ासतौर पर जब बहुत सारी अनिश्चितताएं एक साथ काम कर रही हैं। दुनिया के 2 हिस्सों में युद्ध चल रहा है, दुनिया के 2 बड़े व्यापार मार्ग, 2 पनामा कैनाल और सुएज कैनाल के ऊपर खतरा है और वहाँ से ट्रेड बंद हो चुका है, और इस साल दुनिया के 60 देशों में चुनाव होने वाले हैं, जहाँ पर राजनीतिक रूप से बड़े परिवर्तनों की या राजनीतिक रूप से अस्थिरता की, नीतियों में अस्थिरता की और नीतियों में एक किस्म की सुस्ती की आशंका है। तो जनवरी महीने में ही ऐसा लगने लगा है कि 2024 जो है वो 2023 के मुकाबले मुश्किल रहने वाला है। खासतौर से अगर मंदी जैसी स्थिति होती है तो कम से कम जो लोग शेयर बाजार में हैं उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी काफ़ी। हाँ, और विपुल जी 2025 के आंकड़े भी जो विश्व बैंक ने दिए हैं वो भी कोई बहुत अच्छी तस्वीर 2025 को लेकर नहीं दे रहे हैं। 2.7% की आर्थिक विकास दर दिखाई गई। अगर आप ध्यान से देखें तो जो आंकड़े विश्व बैंक के IMF से आ रहे हैं वो कोविड से पहले की विकास दर से अभी भी कम है। यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था कोविड से पहले की जो 3% के आसपास की विकास दर थी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, और दुनिया की अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से, हर अर्थव्यवस्था के फायदे के लिए
भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के और ज़्यादा फायदे के लिए 3% की कम से कम आर्थिक विकास दर की ज़रूरत है। तब दुनिया का ट्रेड बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, खपत बढ़ेगी और कारोबार में बढ़ोतरी होगी। पर 2025 के अंत तक भी दुनिया की आर्थिक विकास दर 3% के आसपास नहीं पहुंचेगी। और यही वजह है, जैसा आपको विपुल ने शुरुआत में बताया, कि विश्व बैंक ने कहा है कि किसी भी इतिहास के किसी भी दशक में सबसे खराब और चुनौतीपूर्ण 5 साल रहे हैं। चुनौतीपूर्ण 5 साल रहे हैं और अभी भी कोविड से दुनिया जो है निजात पा नहीं पाई है, उन स्तरों पर दोबारा पहुंच नहीं पाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकों से कर्ज लेने की लागत में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए कंपनियों की तरफ से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के जरिए फंड जुटाने के चलन में बढ़ोतरी हुई है। इस साल कंपनियों की तरफ से जारी हुए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का आंकड़ा 4 साल के ऊपरी स्तरों पर है। अप्रैल से नवंबर तक कंपनियां कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के जरिए 13,742 करोड़ रुपए जुटा चुकी हैं और ये आंकड़ा वित्त वर्ष 2019-20 के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। 19-20 के दौरान पूरे साल में कंपनियों ने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के जरिए 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जुटाए थे। सर, ये कंपनियों की तरफ से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के जरिए इतनी रकम जुटाई जा रही है और हर दूसरे दिन हर बड़ी कंपनी जो है वो एनसीडी के जरिए रकम जुटा रही है। ये एक अनोखा सा रुख है भारतीय बाजार में। कंपनियां दोनों तरफ से, जो बड़ी और स्थापित कंपनियां हैं वो अपनी साख का इस्तेमाल करके बाजार से कर्ज उठा रही हैं, बॉन्ड ले रही हैं। उसकी वजह यह है कि निवेशकों को जो डेट इंस्ट्रूमेंट हैं या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें बेहतर बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। भारत में बॉन्ड यील्ड्स भी 7% के आसपास हैं, ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं। और ऐसी स्थिति में जो बड़े निवेशक हैं या जिनके पास जो हाई नेटवर्थ निवेशक हैं, उन निवेशकों को कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश करना बेहतर दिखाई दे रहा है। और इसलिए जो 13,724 करोड़ रुपए का आंकड़ा हमको दिख रहा है, इसमें कई बड़ी कंपनियों ने भारतीय बाजार से बॉन्ड्स लिए हैं, हालांकि ऊंची ब्याज दर पर उगाही की। और दूसरा हिस्सा आईपीओस का है। दूसरी तरफ जिन कंपनियों के पास साख नहीं है और जिन्हें इक्विटी चाहिए वो आईपीओ लेकर आ रही हैं। तो इसलिए भारतीय बाजार का में जो प्राइमरी मार्केट के दोनों हिस्से हैं, प्राइमरी डेट मार्केट और प्राइमरी इक्विटी मार्केट, दोनों में खासी सक्रियता दिखाई दे रही है। मौसम की मार की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कंपनियों को 2023 के दौरान दुनिया भर में भारी भुगतान करने पड़े हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के दौरान जनरल बीमा कंपनियों को 95 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। साल 2023 मौसम में हुए बदलावों के लिए कई वर्षों तक याद रहेगा। 2023 में भारत सहित दुनिया के कई देशों में एक साथ बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ा। कई देशों में भूकंप आए और कई देशों में चक्रवाती तूफानों ने तबाही मचाई है। 2023 का वर्ष करीब 1 लाख साल में सबसे गर्म साल भी रहा है। सर, किस तरीके से किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और बीमा कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई? ये सबसे खतरनाक खबर है और हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं विपुल जी। हम लोगों ने एक विस्तृत इकोनॉमिकम में बताया था कि कुदरत ने अपनी वसूली शुरू कर दी है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जो आप समझ सकते हैं कि दुनिया में जनरल इंश्योरेंस उद्योग खड़ा ही नहीं हो पाया और उससे पहले पर्यावरण की आपदाएं आ गई। लाइफ इंश्योरेंस और बाकी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तो बढ़ोतरी दिखती है, पर दुनिया में, भारत में तो बहुत ही कम है, पर दुनिया के भी बड़े हिस्सों में केवल बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को छोड़ दें, कंपनियों को छोड़ दें, तो सामान्य लोगों के पास अपनी संपत्ति को पर्यावरण की त्रासदी से, कहर से, बाढ़, भूस्खलन, अग्निकांड, इनसे बचाने के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। और इसलिए जो हमारे पास आंकड़े आए वो 95 बिलियन डॉलर के तो वो हैं जो एसेट्स कवर्ड थी, जिनके पास इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन या कवर उपलब्ध था। कितनी सारी एसेट्स खत्म हो गई इस वजह इसके बारे में तो कोई इंश्योरेंस के पास कोई आंकड़ा भी नहीं, क्योंकि उनकी कोई कवरेज की संभावना भी नहीं दिखाई दे रही थी। अब यहां से जो बड़ा खतरा शुरू हो रहा है वो ये कि इंश्योरेंस कंपनियों ने पिछले 5-6 साल में अपने प्रीमियम्स बढ़ा दिए हैं। इन खतरों के कारण हम आपको बताते भी रहे, भारत के कई सारे हिस्सों में जहां जहां पर्यावरण की आपदाएं आई हैं, उन आपदाओं के कारण वहां पर इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़े हैं। और दूसरी चीज़ ये कि दुनिया में वार्मिंग बढ़नी है, टेम्परेचर बढ़ना है। दुबई की कोप की बैठक में जो हुआ, जिस तरीके के कार्बन उत्सर्जन को लेकर जो चुनौतियां दुनिया में दिख रही हैं, दुनिया के किसी भी देश ने उस अनुशासन को नहीं माना जो अनुशासन तय हुआ था। ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी पर और संपत्तियों पर और इकोनॉमी पर इन्वायरमेंट के कहर के खतरे और ज़्यादा बढ़ेंगे और बीमा कंपनियां उससे सबसे ज़्यादा ब्लीड होंगी, सबसे ज़्यादा नुकसान बीमा कंपनियों को होगा। तो ये बीमा कंपनियां सर्वाइव कैसे करेंगे अगर इस तरीके से मौसम में परिवर्तन होते रहा? तो आपको लगता है ये इस इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल बड़ा खतरा हो जाएगा? सबसे बड़ी दिक्कत री इंश्योरेंस की इंडस्ट्री के लिए, और इसीलिए आंकड़े हमेशा री इंश्योरेंस इंडस्ट्री लेकर आती है। री इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ही बीमा कंपनियों को पीछे से इंश्योरेंस प्रोवाइड करना पड़ता है, मदद उपलब्ध करानी पड़ती है। और अब उनको ये लग रहा है कि जैसे जैसे खतरे बढ़ते जाएंगे लोगों में बीमा लेने की ज़रूरत बढ़ती
बढ़ती जाएगी, क्योंकि जिन्होंने एक बार बाढ़ देख ली तो फिर तो वो अपने दुकान के कारोबार का बीमा कराएंगे और उस पर उन्हें, और वो रिस्क बराबर है क्योंकि ये आपदा ऐसी जो रोकी नहीं जा सकती। दुनिया में अजीब सी परिस्थिति है बीमा उद्योग में। मेरी किसी बीमा उद्योग के एक्सपर्ट से बात हो रही थी कि बीमा उद्योग में हेल्थ केयर और जीवन की प्रत्याशा को लेकर ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव तस्वीर दिख रही है। लोगों की जीवन की प्रत्याशा बढ़ रही है, इसलिए क्लेम्स कम हो रहे हैं। हेल्थ केयर में भी आमतौर पर अस्पताल और व्यवस्थाओं के कारण क्लेम्स कम हो रहे हैं, हालांकि बीमारियां बढ़ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जनरल इंश्योरेंस के लिए रिस्क ज़्यादा बढ़ रहा है। कवरेज तो है ही, रिस्क ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि कोई भी बीमा कंपनी या कोई भी व्यवस्था बाढ़ आपदाएं इनको नहीं रोक सकती। तो इसलिए जनरल इंश्योरेंस ज़्यादा फ्रेजाइल, ज़्यादा कमज़ोर व्यवस्था में दिख रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार की तरफ से न्यू पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में बदलाव प्रस्तावित किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक एनपीएस पर सुझाव देने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी इस महीने के अंत तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और कमेटी की रिपोर्ट में एनपीएस में बदलाव की सिफारिश हो सकती है। एनपीएस में गारंटीड पेंशन का प्रावधान किए जाने की संभावना लग रही है। तो क्या सर अब गारंटीड पेंशन तय लग रही है इस समय? हाँ, एनपीएस में बड़े महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं और ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। इस बार बजट तो नहीं आना, अंतरिम बजट आना है, लेकिन पेंशन को लेकर सरकार के भीतर जो चल रहा है उसका एक फलित, उसके एक नतीजे के तौर पर इस बार के अंतरिम बजट में कुछ घोषणाएं हो सकती जो खासतौर पर पेंशन के लिए महत्वपूर्ण। उसमें 2-3 घोषणाएं। पहली चीज़ जो आपको विपुल जी ने बताई कि जो चर्चा पहले से चल रही है कि नई पेंशन योजना के तहत भी लोगों को जो पेंशन मिलती है उसमें अभी तक पेंशन की गारंटीड पेंशन शामिल नहीं थी। पुरानी पेंशन योजना को लेकर समर्थन भी इसलिए हुआ था, उसकी मांग भी इसलिए की जा रही थी और कई जगह लागू भी इसलिए हुई थी क्योंकि वो आपको एक डिफाइंड पेंशन देती है रिटायरमेंट के बाद। संभावना इस बात की है कि नए फार्मूले के तहत नई पेंशन योजना में रिटायर होने वाले लोगों को रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन का एक हिस्सा डिफाइंड पेंशन के तौर पर, गारंटीड पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। कितना होगा ये पता नहीं है, लेकिन ऐसा एक मॉडल आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। उसके आधार पर एक नए फार्मूले की व्यवस्था की जा रही है और अगर ऐसा होगा तो क्या इसके साथ कर्मचारियों और नियोक्ताओं के यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ के अंशदान भी बढ़ेंगे, खासतौर पर एम्प्लॉयर का अंशदान भी बढ़ेगा, ये देखने की बात होगी। चर्चा ये भी है कि शायद एम्प्लॉयर का अंशदान 10 से 12% बढ़ाया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि नई पेंशन योजना को लेकर यह भी चर्चा चल रही है कि हालांकि यह अंतरिम बजट है, सरकार वित्त विधेयक नहीं लाएगी, पास नहीं होगा, जुलाई में पास होगा, लेकिन सरकार इस आशय की घोषणा कर सकती है कि जो इनकम टैक्स की नई रिजीम है, इनकम टैक्स में 2 रिजीम है, एक पुरानी रिजीम है जहां पर आपको तमाम बचतों और रियायतों के लाभ मिलते हैं और दूसरी रिजीम है जिसमें कि आपको कोई रियायतों के लाभ नहीं मिलते, टैक्स रेट्स कम होते हैं। उस नई रिजीम में नई पेंशन योजना को शामिल किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो नई रिजीम में यह पहला बड़ा संशोधन होगा जिसमें कोई बचत या फाइनेंशियल सिक्योरिटी की स्कीम को हिस्सा दिया जाएगा। हालांकि अभी ये चर्चा के स्तर पर है, पर इस बात के लिए तैयार रहिए कि इस बार के अंतरिम बजट में पेंशन्स को लेकर जरूर कुछ बड़े फेरबदल, कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। तो इस बार के बजट को लेकर के तैयार रहिए आप, कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं और उसको डिकोड करेंगे हम मनी 9 पे ही। जी हाँ, तो लगातार आप मनी 9 के साथ बने रहिए और बजट के दिन खासतौर से ही जो एक खबर का सटीक विश्लेषण आपको यहाँ पर मिलेगा। इस बार के बजट में केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार मनरेगा के बजट में पिछले साल के मुकाबले 50% बढ़ोतरी का अनुमान है। पिछले साल बजट में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, लेकिन बाद में मनरेगा के तहत बढ़ती रोजगार की मांग को देखते हुए सरकार को बजट बढ़ाना पड़ा है। इस बार सरकार पहले ही बढ़ा हुआ बजट घोषित कर सकती है। सर, ये मनरेगा का बजट बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ गई? मनरेगा का बजट फिर वापस 1 लाख करोड़ रुपए की तरफ बढ़ रहा है और आप याद कीजिए पिछले साल ठीक इसी समय की बात थी जब भारत में सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि मनरेगा की जरूरत नहीं, इसका बजट कम कर दिया जाए, इकोनॉमी में रिकवरी आ गई है, गांव से रोजगार लेने वालों को अब शहर में काम मिलना शुरू हो गया। और पिछले साल सरकार ने मनरेगा के बजट में कटौती की थी कोविड के सालों की तुलना में और उसके बाद की तुलना में, और अब फिर ये 90,000 करोड़ रुपए के आसपास का बजट मनरेगा को दिया जा रहा है। इसके कई सारे बेहद महत्वपूर्ण मतलब हैं जिन्हें समझना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए के हिसाब से जरूरी है। मनरेगा का बजट बढ़ाने का मतलब यह है कि भारत की सरकार इस बजट में अगर ये बढ़ोतरी होती, जिसकी संभावना दिख रही है और होगी भी इसलिए क्योंकि पिछले साल बजट में जो 60,000 करोड़ रुपए दिए गए थे वो तो जून तक ही खत्म हो गए थे, उसके बाद सरकार को अतिरिक्त आवंटन करना पड़ा और जब संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार की तरफ से सप्लीमेंट्री ग्रांट्स लाई गई थी
पूरक मांगे लाई गई थी तो उनमें उसका प्रावधान करना पड़ा था। तो ये बढ़ोतरी दो चीज़ें बता रही। पहली चीज़ तो ये बता रही कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में या ग्रामीण रोजगार की तस्वीर में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर भले ही 7% के आसपास पिछले क्वार्टर में रही हो, इकोनॉमी में तेज रिकवरी दिख रही हो, सारी चीज़ें दिख रही हो, पर गाँव में ना तो रोजगार बने और ना गाँव के लोगों के लिए शहरों में रोजगार बने। और इस मजबूरी में मनरेगा, जो कि संकटकालीन स्कीम है, आमतौर पर संकट के समय काम आती है, उसे स्थायी बनाने की व्यवस्था की जा रही, लगभग स्थायी जैसी परिस्थिति में जा रही है और इसलिए इसका बजट बढ़ाया जा रहा है, जैसे कि खाद्य सुरक्षा का बढ़ाया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि मनरेगा रूरल इकोनॉमी में कुल जब भी मनरेगा का बजट बढ़ाने की बात की जाती है तो उद्योग के लिए और निवेशकों के लिए संदेश जाता है कि रूरल इकोनॉमी में बड़ी डिमांड नहीं आएगी, क्योंकि रूरल इकोनॉमी में इनकम या वेजेस में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई देगी। ये दूसरी चुनौती है। और कोविड से उबरने के बाद, बाकी चीज़ों के बाद भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उस तरीके की मांग नहीं दिखाई दे रही है। तो अब धीमे धीमे बजट की तरफ बढ़ते हुए, मुश्किल से 20 दिन और बचे हुए हैं बजट की अंतरिम बजट की तरफ बढ़ते हुए कुछ बड़े कंटूर साफ होने लगे हैं बजट की, कुछ चीज़ें निकल कर आने लगी। और उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये कि फूड सब्सिडी और मनरेगा, ये दो सरकार के सबसे बड़े खर्च रहेंगे और इसके लिए भी अगले साल बड़ा आवंटन करना पड़ेगा। ठीक, तो ये 3 खबरें हो गई महत्वपूर्ण बजट को लेकर के। एक तो एनपीएस वाली खबर, एक मनरेगा वाली और फूड सब्सिडी। ये 3 चीज़ें जो है अब तक काफ़ी हद तक स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं, गिग कर्मचारियों को लेकर के जरा बात कर लेते हैं। गिग कर्मचारियों को लेकर अमेरिका के लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक आदेश ने से दुनिया भर में चर्चा का विषय वो बना हुआ है। अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट ने कंपनियों को आदेश दिया है कि उनके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले या फिर गिग वर्कर्स को कंपनियाँ अस्थायी कर्मचारी माने। इस आदेश से अमेरिका में कंपनियों के लिए लेबर पर खर्च बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। अभी तक कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मचारियों या गिग वर्कर्स को अस्थायी कर्मचारियों की तरह भत्ते नहीं देने पड़ते थे, लेकिन नए आदेश के बाद उन्हें भत्ते देने पड़ेंगे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सब पर कंपनियों की लागत में करीब 30% की बढ़ोतरी हो सकती है। सर, अमेरिका में हो क्या रहा है और इस फैसले का कितना असर आप देख रहे हैं अमेरिका में? मेरे हिसाब से हाल फिलहाल के दिनों में, हफ्तों में ये सबसे बड़ा फैसला है और इससे दुनिया के लेबर मार्केट में अजीब सी उथल पुथल और एक किस्म का नया परिवर्तन शुरू हुआ। इस मामले को गंभीरता से समझते हैं। हालांकि अमेरिका की राजनीति की दृष्टि से फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और डेमोक्रेट्स इस तरीके की लेबर पॉलिसीज़ के पक्ष में पाए जाते हैं। पर हो यह रहा है कि अमेरिका, जहाँ पिछले कोविड और कोविड के पहले से अस्थायी रोजगारों की एक लहर आई थी और वो अस्थायी रोजगार, जिनको गिग इकोनॉमी कहा जाता था, वो पूरी दुनिया में बाद में फैल गए। यूरोप में, भारत में, सब जगह ऐसे रोजगार जहां लोग 2-3 जगह काम करते थे, कम काम करते थे, सीमित काम के आधार पर उनको पैसा मिलता था। इस पूरे को लेकर अमेरिका की सरकार का नजरिया बदल गया है। अमेरिका के लेबर डिपार्टमेंट ने जो नए रूल्स लागू किए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण और जानना जरूरी है और हम आपको बताएंगे कि उनका भारत पर भी क्या असर होगा और गहरा असर होगा भारत पर। इन नए रूल्स में कहा गया है कि कंपनियों को गिग कर्मचारियों को लगभग वैसी ही सुविधाएं देनी होंगी, पूरी तो नहीं, आधी अधूरी ही, लेकिन वैसी सुविधाएं देनी होंगी जो स्थायी कर्मचारियों को दी जाती हैं। और 2 महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें हैं कि एक तो उनके मिनिमम वेजेस सुरक्षित करने होंगे जो गिग कर्मचारियों के साथ नहीं होते, क्योंकि वो काम पूरे घंटे नहीं करते हैं। उनके मिनिमम वेजेस सुरक्षित करने होंगे और उन्हें ओवर टाइम पे देनी पड़ेगी। अब अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था जहां अस्थायी रोजगार एक बड़ा हिस्सा है, जहां पर पार्ट टाइम जॉब्स करना एक आमतौर पर अमेरिका की एम्प्लॉयमेंट कल्चर का हिस्सा है, अमेरिका के रोजगार संस्कृति का हिस्सा है, वहां इस नियम के बाद खासी खलबली है उद्योगों में। उद्योगों को अपनी लागत बढ़ानी पड़ेगी। उनको अगर अस्थायी कर्मचारी रखने होंगे तो उन पर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। 30% के आसपास लागत बढ़ने की संभावना आ रही है और ये बात अमेरिका से निकली है तो दूर तलक जाएगी। अमेरिका की जो कंपनियां दुनिया के अन्य हिस्सों में काम कर रही हैं उन्हें भी ये नियम लागू करने पड़ेंगे, क्योंकि वो वहां पर उन गिग कर्मचारियों से, अस्थायी कर्मचारियों से काम कर रही हैं। जैसे भारत में काम करने वाली कंपनियां हों या जापान में या यूरोप में काम कर रही कंपनियां हों, उन्हें भी गिग कर्मचारियों पर ये नियम लागू करने होंगे और इसका असर हमें फिर पूरी दुनिया के गिग परिदृश्य पर, पूरी दुनिया में जो अस्थायी कर्मचारी परिदृश्य है उस पर दिखाई देगा। अगर भारत की बात करें तो वहाँ पर आपको क्या बदलाव, बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं अगर ये फैसला इम्प्लीमेंट होता है? अगर ये पैमाना बन गया, जो जल्दी बनेगा, हम लोग विस्तार से एक बार इकोनॉमिकम में पिछले साल चर्चा कर चुके हैं कि पिछले 6 महीने के भीतर दुनिया के का जो लेबर माहौल है उसमें बड़ा बदलाव आया। आपको याद होगा कि अमेरिका के हाल फिलहाल के इतिहास की सबसे लंबी ऑटो स्ट्राइक चली थी पिछले साल 2023 में, सबसे बड़ी स्ट्राइक देखी थी और उसके बाद फिर कर्मचारियों को 30 से 35% के आसपास वेजेस में हाइक मिली और उसके बाद वो स्ट्राइक खत्म हुई थी। तब से ही लग रहा था कि अमेरिका के रोजगार परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आएगा। भारत में भी गिग इकोनॉमी को लेकर, अस्थायी कर्मचारियों को लेकर कोई नियम नहीं है। भारत में एक बड़ा हिस्सा निकला जिसे यह पाया गया कि नए रोजगारों का दौर है, लेकिन चाहे वो कोई
डिलीवरी के लोग हों या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हों या सरकारी या निजी कंपनियों में स्थायी कर्मचारी हों, इन कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को लेकर कोई नियम तय नहीं है। अलग अलग रिपोर्ट्स आती रही हैं पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका में ये स्टैंडर्ड सेट हुआ तो फिर भारत क्या और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इसे लागू किया जाएगा। ये एक नया शिफ्ट है। ये माना जा रहा था कि स्थायी रोजगारों की बढ़ोतरी होगी आने वाले समय में, लेकिन जब कर्मचारियों को कंपनियों की तरफ से ज़्यादा पैसे देने की बात होगी तो शायद इन रोजगारों में कमी भी हो सकती है, इन पर गहरा असर भी पड़ सकता है। लेकिन आप तैयार रहिए कि गिग स्पेस में पूरी दुनिया में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है और अब अमेरिका और यूरोप के बाज़ारों में अगर गिग स्पेस में बड़ा शिफ्ट आएगा तो वो शिफ्ट भारत के बाज़ारों में भी आने में समय नहीं लगेगा। तो मानसिक रूप से तैयार रहिए। इस तरह की कोई भी खबर आती है और अमेरिका में लागू होता है तो उसका असर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में पड़ेगा और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस सर्वे की। तो देश के सबसे अनोखे, सबसे बड़े वित्तीय सर्वे की किस्त में आज हम बात करेंगे जॉब सिक्योरिटी को लेकर के बात करेंगे। आज पता चलेगा कि देश में कितने लोगों को हमेशा नौकरी जाने का डर बना रहता है। सर्वे ये भी बताएगा कि किन राज्यों में नौकरी को लेकर के सबसे ज़्यादा डर बना हुआ है और ये डर ऐसा है कि हर व्यक्ति के मन में होता है, खासतौर से जो लोग निजी क्षेत्र में काम करते हैं। चले तो एक स्लाइड पे नजर डालते हैं और देखते हैं कि मनी 9 का सर्वे क्या कुछ बता रहा है। तो सवाल हमने जानने की कोशिश की कि देश में कितने लोगों को नौकरी जाने का डर रहता है। 24% लोग ऐसे हैं जिनके मन में हमेशा ये खौफ, ये डर बना रहता है कि उनकी नौकरी जा सकती है। लेकिन 56% लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा तो नहीं, लेकिन ये लगता है कि हाँ अभी के माहौल में ऐसा लग रहा है कि नौकरी जा सकती है। लेकिन 20% लोग, मात्र 20% ऐसे लोग हैं जिनको कभी भी डर नहीं लगता। अंशुमान सर, महज 20% लोगों को डर नहीं लगता, बाकी जो है करीब करीब बहुत बड़ी आबादी है जो इस डर के साए में जीती है कि कल को नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। बिल्कुल, ये सर्वे का सबसे महत्वपूर्ण सनसनीखेज आंकड़ा था जो हमें पता चला। इस बार हमने जानने की कोशिश की कि रोजगारों का परिदृश्य कैसा। अभी हमने आपसे बात की अस्थायी नौकरियों पर। स्थायी नौकरियां तो हैं ही नहीं, बेरोजगारी की दर 7% से ऊपर है। गिग अर्थव्यवस्था, जो गिग रोजगार भी मिल रहे थे, उन्हें लेकर भी अब लेबर लॉस पूरी दुनिया में बदल रहे हैं और भारत में भी उनकी चुनौती बन रही। ये सर्वे और इसका आंकड़ा ये बताता है कि करीब 74% के आसपास, 70% से ज़्यादा लोग, जिन हाउस होल्ड्स का हमने सर्वे किया, 35,000 परिवारों का सर्वे किया था, भारत का सबसे बड़ा सर्वे था, उनमें से 74% परिवार ऐसे थे जिन्हें रोजगार जाने का खतरा है, जिनकी सबसे बड़ी आर्थिक चिंता, सबसे बड़ा आर्थिक खौफ, आर्थिक असुरक्षा रोजगार जाने को लेकर थी। और ये बता रहा है कि जो हमारे परिवारों की अर्थव्यवस्था है ना विपुल जी, वो कितनी फ्रेजाइल हैं, कितनी कमजोर हैं। पर आंकड़े को जब हम राज्यों में देखें तो और भी चौंकाने वाली तस्वीर दिखाई देती है। राज्यों के आधार पर जो आंकड़े हमारे पास निकल कर आते हैं इस सवाल के जवाब में कि आपके को नौकरी जाने का खतरा कितना ज़्यादा है। चलिए अब तो उस आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। जरा स्क्रीन पर सवाल लेकर के आते हैं और किन राज्यों में कितने लोगों को हमेशा रहता है नौकरी जाने का डर। तो राज्यवार ये आंकड़े हैं। असम के अंदर 35% लोगों को जो है नौकरी जाने का डर हमेशा बना रहता है। मध्य प्रदेश में 31% लोगों को, उड़ीसा में 30% लोग, महाराष्ट्र में 30% लोग, कर्नाटका में 30% लोग। बहुत बड़ी आबादी है। 30 से 35% लोग इन राज्यों में, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में हमेशा डरे रहते हैं। सबसे कम डर कहाँ लगता है? वो है जम्मू कश्मीर, 13% लोग, चंडीगढ़ में 16% लोग, राजस्थान में 16% लोग, गुजरात में 17% लोग और झारखंड में 18% लोग। लेकिन सर ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, एमपी, असम के आंकड़े तो काफ़ी डरावने हैं। हाँ, ये आंकड़े बता रहे हैं कि जिन राज्यों में, खासतौर से महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो आंकड़ा है वो वहाँ ये रोजगार वाले राज्य हैं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी है, सर्विसेज इंडस्ट्री भी है। पर इन प्रमुख राज्यों में जहाँ आबादी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है, यहाँ पर 1/3 के आसपास, 30% से ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जिन्हें हमेशा नौकरी जाने का डर दिखाई देता है। गुजरात और राजस्थान इस मामले में थोड़ा सा अलग है। गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्वरोजगारियों की संख्या काफ़ी बड़ी है और शायद इसलिए हमें वहाँ पर जॉब को लेकर या बेरोजगारी को लेकर नौकरी जाने का डर उतना ज़्यादा नहीं दिखाई देता, लेकिन बाकी राज्यों में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये पूरी की पूरी तस्वीर ये बता रही है कि भारतीयों के टॉप ऑफ द माइंड में, भारतीय परिवारों के सबसे बड़ी चिंताओं में उनका रोजगार जारी रहना है। तो अब इस बात पे नजर डालते हैं। सवाल ये था कि किन राज्यों में कितने परिवारों को अभी सबसे ज़्यादा नौकरी जाने का डर लग रहा है और उसमें आप देखिए जो आंकड़े निकल करके आए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 42%, पंजाब में 39%, मध्य प्रदेश में 38%, गुजरात में 37% और दिल्ली में 35% परिवारों को
इस मौजूदा माहौल में ये डर रहता है कि उनके जॉब पे कभी भी संकट आ सकती है। वो एक तरीके से इनसिक्योरिटी के माहौल में अभी जो है वो रह रहे हैं। सर क्या कुछ कह रहे हैं आंकड़े? विपुल, ये आंकड़ा और ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये भारत के परिवारों की जो सबसे दुखती रग है, जो सबसे बड़ा डर है, उसके और करीब पहुंचता है। ये सर्वे अगस्त से नवंबर के बीच किया गया पिछले साल, यानी बिल्कुल हाल का ही सर्वे है। और हमने यहाँ इस सवाल के जरिए जानने की कोशिश की कि तात्कालिक परिस्थिति में रोजगारों को लेकर खतरा या रिस्क कितना ज़्यादा है। सवाल ये थे कि एक सवाल था कि आपको हमेशा कितना खतरा रहता है और कितना डर इस समय रोजगार जाने का। और ये आंकड़ा आप करीब से देखिए, इनमें भारत के सभी प्रमुख औद्योगिक राज्य भी आ जाते हैं जहां पर नौकरी जाने का डर सबसे ज्यादा है। आंध्र तेलंगाना में काफी है, 42% के आसपास है। दिल्ली में 35% है। गुजरात में 37% है। यानी गुजरात में वो परिवार जो हमारे सर्वे में शामिल थे, जिनके पास काम या रोजगार थे, उनमें वहां पर 37% लोगों का यह कहना था कि उनको नौकरी जाने का खतरा है। अगर आप ओवरऑल देखें तो गुजरात का प्रतिशत ज्यादा है, पर अभी इस समय तात्कालिक तौर पर बेरोजगारी का डर इन राज्यों में सबसे चरम पर दिखाई दे रहा है। तो ये वो आंकड़े हैं जो कि मनी 9 के सर्वे में सामने निकल करके आए हैं। तो ये स्थिति परिस्थिति लगातार हर रोज़ हम लेकर के आते हैं। देश की वित्तीय स्थिति का जो सबसे बड़ा सर्वे है वो हम लेकर लगातार आपके साथ आते रहेंगे। अब इस बीच कुछ एक और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट झटपट में। कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली एक जेनरिक दवा की बिक्री पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कंपनियों को दवा की मार्केटिंग से भी रोक दिया है। जिस दवा को लेकर यह फैसला किया गया है उसका पेटेंट एक अमेरिकी कंपनी के पास है और जेनरिक वर्जन के खिलाफ अमेरिकी कंपनी ने याचिका दाखिल की हुई है, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है। दूरसंचार विभाग ने करीब 1500 ऐसे कॉलर्स पर रोक लगा दी है जो भारत में दुष्प्रचार के लिए कॉल करते हैं। इन कॉलर्स में कुछ स्थानीय फ़ोन नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय फ़ोन नंबर का। हाल ही में इस तरह के कॉलर्स की तरफ से भारतीय शेयर बाजार को लेकर के गलत संदेश फैलाए गए थे। दूरसंचार विभाग की तरफ से कहा गया है कि इस तरह की कॉल्स का इस्तेमाल भारत में देशद्रोही गतिविधियों में हो रहा है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुस्ती गहराने की आशंका से कमोडिटी बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी है, साथ में डॉलर इंडेक्स के साथ सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव $77 के करीब है, सोने का भाव $2040 के करीब चल रहा है और डॉलर इंडेक्स 102 के ऊपर लगातार बना हुआ है। जनरल इंश्योरेंस बेचने वाली निजी कंपनी टाटा AIG ने लाल सागर के रास्ते जाने वाले समुद्री जहाज़ों के लिए बीमा देना बंद कर दिया है। हूती विद्रोहियों की तरफ से कई मालवाहक जहाज़ों पर किए गए हमले के बाद टाटा AIG ने ये कदम उठाया है। हालांकि कुछ बीमा कंपनियां ऐसी हैं जो इस रूट पर जाने वाले जहाज़ों को बीमा तो दे रही हैं, लेकिन बीमा का प्रीमियम कई गुना बढ़ गया है। सर ये कुछ झटपट खबरें थी। रेड सी पर खतरा लगातार बना हुआ है। भारत की कंपनियों ने भी बीमा प्रीमियम बढ़ा दिए हैं और ये असर आने वाले कुछ महीनों में और ज़्यादा गहरा होगा, निर्यात की लिहाज से भी और आयात की दृष्टि से भी। इस पर लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। मनी9 की वेबसाइट पर भी आपको खबरें उपलब्ध हैं, मनी9 के अलग अलग चैनल्स पर भी उपलब्ध हैं। रेड सी में क्या हो रहा है और उससे क्या भारतीय कारोबार पर, व्यापार पर क्या असर पड़ेगा। बने रहिए मनी9 के साथ। चलिए तो फिर आप कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया। अंशुमान सर, आप कार्यक्रम में जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल मनी सेंट्रल को समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार मनी9 के साथ बने रहिए क्योंकि मनी9 में बहुत सारे रोचक जानकारी वाले आपकी जेब से जुड़े हुए कार्यक्रम हम रोज़ तैयार करते हैं और कुछ एक्सक्लूसिव शो मनी9 के ऐप पर हैं। अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लें। मुझे इजाज़त दीजिए, मनी9 के साथ बने रहिए। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कम्बोज लाल है।